हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंट जीके से मॉडर्न इंडिया का द रिवोल्ट ऑफ 1857 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ कॉजेज देखेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है, इंडियन म्यूटिनी भी बोला जाता है और इसे कहा जाता है द ग्रेट रिबेलियन। उसके अलावा इसको बोलते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हम नॉर्मली बोलते हैं, और इसे इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। अब हम आते हैं कॉजेज पे। सबसे पहले हम जानते हैं पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक टर्म की जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है? अगर कोई राजा है और उसका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, तो उस राजा की डेथ के बाद में जो उसका अडॉप्टेड बेटा है उसे राजगद्दी नहीं मिलेगी और ना ही राजा के बेटे जैसा ट्रीट किया जाएगा। मतलब वो एक नॉर्मल बंदे जैसा उसको ट्रीट किया जाएगा। तो इससे इफेक्ट हुए थे झांसी और नाना साहेब। तो नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो एक अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। इसी के अलावा सतारा, झांसी, नागपुर, संभलपुर को भी एनेक्स कर दिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते। फिर अवध का एनेक्सेशन जो था ये एक बहुत बड़ा शॉक था लोगों के लिए। 1765 में एक ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई थी। उसके बाद से ब्रिटिश और अवध की अच्छी दोस्ती थी। इनफैक्ट एंग्लो मराठा और एंग्लो मैसूर जो वॉर थी उसमें ब्रिटिश की आर्मी में मैक्सिमम जो सोल्जर्स थे वो अवध के ही थे। और फिर एक दिन मिस गवर्नेंस और ग्रॉस करप्शन के चार्जेस को लेके एक दिन सडनली अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया गया और उनको पेंशन दे दी और बोला अब वहीं रहो। तो ये एक बहुत बड़ा शौक था लोगों के लिए। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत को एक उपनिवेश के जैसे चलाता था। उसे सिर्फ अपना फायदा ही देखना होता था और वो ऐसी पॉलिसीज लाता था जिससे भारत का ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जा सके और भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया जा सके। अब हम इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रैयतवाड़ी हो गया, महलवाड़ी हो गया। इसमें हम देखते हैं कि पहली बार किसान जो था वो इतने ज्यादा रेट पे रेवेन्यू दे रहा है, मतलब इतने ज्यादा टैक्सेस वो पहली बार पे कर रहा है। 80% तक टैक्सेस जो है वो किसान पे कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि इस रीन में 12 मेजर और माइनर फेमाइन्स आए। फेमाइन्स मतलब सूखा। तो 12 मेजर 1770 से 1857, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 साल में 12 फेमाइन्स आए और उसमें एक बार भी टैक्स में छूट नहीं मिली। तो एक तो कोई फेमाइन पॉलिसी ही नहीं थी। कोई भी अगर सरकार है वो किसी का भला चाहती है, जहाँ पे वो रूल करती है, तो एटलीस्ट एक फेमाइन पॉलिसी रखेगी। यहाँ पे वो भी नहीं थी और टैक्स में रियायत भी नहीं दी जाती थी। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी इंडिया की, क्योंकि वन साइडेड फ्री ट्रेड दे दिया गया था ब्रिटिशर्स को इंडिया में, लेकिन जो वहाँ के लोकल क्राफ्टमैन थे उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें कोई रियायत नहीं दी गई। और जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक, ये हम देख सकते थे कि भारत में जो था वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा था। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स था वो यहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे और फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे डंप कर रहे थे। तो उसी की बात कर रहे हैं। फिर सिस्टम ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो सिस्टम है ये बनना ही इसलिए था ताकि लैंड रेवेन्यू लिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब ही होता है कलेक्ट करना। तो ये जो सिस्टम था ये लैंड रेवेन्यू लेने के लिए बना था। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे सोशियो रिलीजियस कॉजेज के बारे में। सबसे पहले पहला जो कॉज है वो है एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। तो मिशनरीज जो थे उनको चार्टर एक्ट ऑफ 1830 से उनको इंडिया आने की परमिशन मिल गई। पहले भी आते थे लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए इनको आने का परमिशन नहीं था। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया और फिर से मिशनरीज को अलाउ किया यहाँ आने के लिए। फिर यहाँ पे मिशनरीज ने आते ही यहाँ पे कन्वर्जन करना चालू कर दिया। मोस्टली हम देख सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इंडिया का एरिया है
मेनली मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। पहले यहाँ पे ट्राइबल रिलीजन फॉलो होते थे, लेकिन अब यहाँ पे मतलब अब अभी आज़ादी के बाद भी यहाँ पे 80% तक क्रिश्चियंस है। तो इस लेवल पे कन्वर्जन हुए थे उस समय पे। 1837 में ये बोला गया कि इंग्लिश को एज अ कोर्ट लैंग्वेज यूज किया जाए इंस्टेड ऑफ पर्शिया। तो मुगल्स ने फारसी को अपनी कोर्ट लैंग्वेज बनाया था, तो अप्रोक्सीमेटली 300 साल तक वो चल रही थी, और सडनली आके बोल दिया गया कि अब 1837 से इंग्लिश जो है वो कोर्ट लैंग्वेज रहेगी। फिर 1844 में एक लॉ भी बनाया गया कि इंग्लिश जो है वो कंपलसरी बना दी गई गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। मतलब अगर किसी को क्लर्क की नौकरी भी करनी है तो उसके लिए उसे इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो लॉर्ड बेंटिक है, उन्होंने 1829 में सती और इन्फेंटिसाइड का अबॉलिशन किया। फिर 1843 में अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ। 1843 में ही ह्यूमन सैक्रिफाइस का अबॉलिशन भी हुआ। तो ह्यूमन सैक्रिफाइस जो थे वो एक मतलब नर बलि वो बहुत ही कम स्तर पर होती थी। बहुत ही कम लोग ये करते थे। जैसे अघोरी है वो करते थे, लेकिन बहुत ही कम लोग थे जो ऐसा करते थे। बट इसको अबॉलिश करके इसको अबॉलिश करके ये मतलब एक पॉलिटिक्स जैसा खेला गया कि न्यूज़पेपर्स में आया कि यहाँ पे ह्यूमन सैक्रिफाइस को अबॉलिश किया गया। तो लोग सोचते थे अरे इंडिया में ऐसा अब तक नर बलि जैसे प्रथाएं चलती हैं। तो ये एक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स था। फिर 1850 में एक एक्ट आया जिसमें इन लोगों ने एनेबल किया, जो वहाँ पे रहने वाले क्रिश्चियंस थे वो अब अपनी प्रॉपर्टी जो वहाँ पे वो रहते थे उनके मरने के बाद वो उनके बच्चों को मिलेगी। मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनके बच्चों को मिलेगी। वहीं से एंग्लो इंडियंस आए। तो ये भी बहुत चिंताजनक बात थी, लोगों को पसंद नहीं आई थी ये बात। फिर 1856 में आया विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज जो है वो आज भी गांव में एक बहुत बड़ा टैबू है। और सती सॉरी विडो विधवाओं की शादी करना लोग सही नहीं मानते आज के समय में भी। तो इससे भी जो धार्मिक लोगों की भावनाएं थी वो थोड़ी सी अफेक्ट हो रही थी। अब हम एक और रीजन की बात करते हैं, वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो जो हाई पेड जॉब्स थी या पोस्ट थी एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंडियंस को नहीं दी जाती थी। फिर जो ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ इंडियन स्टेट लेड टू द लॉस ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो जो सब्सिडियरी अलायंस में बहुत सारे जो एरियाज थे वो आ रहे थे, इस कारण क्या हुआ कि जितने भी लोग थे जो वहाँ काम करते थे, तो फॉर एग्जाम्पल जो मराठा आर्मी के जो लोग थे, जो वहाँ के सिपाही थे या सैनिक थे या मुगल्स के जो सैनिक थे, वो अब जॉबलेस हो गए थे। तो उन लोगों को अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए कुछ उनके पास था नहीं। यही जो सैनिक थे, इसका एक एग्जाम्पल है कि तो पिंडारी करके कुछ लोग थे। तो पिंडारी कौन थे? ये डाकू थे जो लूटपाट मचाते थे। ये एक फौज बनाते थे, मतलब ग्रुप था ये एक बहुत बड़ा, और ये जाके लूटपाट करते थे। तो ये एक्चुअल में कौन थे? ये मुगल के ही सैनिक थे। जो मुगल जब सब्सिडरी अलायंस में आया उसके बाद ये जो लोग थे ये जॉबलेस हो गए और ये पिंडारी में कन्वर्ट हो गए। ब्रिटिश जो थे उनको अ, तो ब्रिटिश जो थे उनको आर्टिसियंस या क्राफ्टमैन से कुछ मतलब नहीं था। वो उनको पेट्रोनाइज नहीं करते थे जैसे कि पहले राजा लोग करते थे। तो अंग्रेजों को कल्चर से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें इन सब की आजीविका को उन्होंने इन सब की आजीविका को मिटा दिया था। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो क्राफ्ट जो क्राफ्ट्समैन था उनका ऑलरेडी थोड़ा सा बैन बज ही गया था। तो अब जो रॉयल पेट्रनेज था वो इनको नहीं मिलता था। जो पहले जो आर्टिसियंस थे वो राजा के दरबार में रहते थे और उनको एक रॉयल पैट्रनेज मिलता था। लेकिन अब वो मिलना बंद हो गया था, और जो लोग देते भी थे वो बहुत कम देते थे, क्योंकि उन्हें सब्सिडियरी अलायंस में राजा को ज्यादा पैसे ब्रिटिशर्स को देने होते थे। तो इन लोगों की आजीविका ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। तो जो
पहले मिलता था उसका हार्डली 10-15% इनको अभी मिलता था। फीलिंग ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी अमंग ब्रिटिश, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको अपनी गोरी चमड़ी पे बहुत घमंड था और उन्होंने एक वाइट मैन बर्डन थ्योरी बताते थे ये लोगों को। तो इसका मतलब क्या है, तो वाइट वाइट मैन बर्डन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स है, मतलब जो वाइट लोग हैं, वो लोग लोगों को मैनर्स या सिखाने आए हैं, या वो लोग दूसरे जो लोग हैं उनको सभ्य बनाने आए। तो दूसरों को कुछ आता नहीं है, वही सभ्य है और वो लोगों को सभ्यता सिखा सकते हैं, ऐसा इनको लगता था। और ये अफ्रीका और एशिया, यहाँ सब जगह जाके ऐसा ही बोलते थे, यही सब झाड़ते थे कि भगवान ने उन्हें भेजा है सभ्यता सिखाने के लिए, क्योंकि दूसरों को आती नहीं है। तो ये था ये थ्योरी। और ये लोग इंडियंस को बहुत ही बुरा ट्रीट करते थे और सुअर बुलाते थे, इतना ज्यादा एरोगेंट बिहेवियर था इनका। अब हम बात करेंगे मिलिट्री रिलेटेड रीजंस की। तो सबसे पहली बात जो है वो है अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन द आर्मी। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो कि बहुत ही कॉमन था। और जो इंडियंस थे उनको सूबेदार की पोस्ट के ऊपर आने का परमिशन ही नहीं था, मौका ही नहीं मिलता था। जितनी भी ऊपर की पोजीशन थी, कमांडर्स की और हायर पोजीशन थी, वो सब ब्रिटिशर्स के लिए थे। और सैलरीज की बात करें तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, प्रमोशंस नहीं मिलते थे, प्रॉपर सैलरीज नहीं मिलती थी। Terms of serving within army often came in conflict with religious sentiments of the soldiers. तो अगर इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तो अगर कोई एक साउथ इंडियन सोल्जर्स है, सॉरी, अगर कोई एक साउथ इंडियन सोल्जर है, तो उसको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो सर पे टीका लगा सके। और अगर हम साउथ इंडियन लोगों की बात करें, तो जो ब्राह्मण क्लास है वो टीका लगाते हैं, ताकि मतलब एक सुपीरियोरिटी फील होती है उसको, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं था। उसके अलावा जो सोल्जर्स थे उनको ड्यूटी के चलते बहुत दूर जाना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि उनको सी रूट से एक दूसरी प्लेस पे जाना पड़ता था। और जो कास्ट सिस्टम था, उसमें जो एक इंडिविजुअल है उसे, मतलब अगर वो समुंदर के पार चले जाए, किसी और प्लेस में चले जाए, तो उसे कास्ट से निकाल देते थे। ये बहुत ही कॉमन था। बट ब्रिटिशर्स ये सब चीजें नहीं समझते थे। जो इमीडिएट कॉज था रिवोल्ट का, वो था एनफील्ड राइफल। ये वही रॉयल एनफील्ड वाला एनफील्ड है जो अभी बुलेट बनाती है। अब ये प्रॉपर इंडियन हो चुकी है। तो वही वाली एनफील्ड का एनफील्ड राइफल की बात करेंगे अभी हम। ये है एक एनफील्ड राइफल और ये है ग्रीस्ड कार्टेज। और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर केस है, पाउडर है, और यहाँ पे बुलेट है और यहाँ पे क्रीज है। तो जिसको भी एक मतलब गन का यूज करना होगा या राइफल का यूज करना होगा, पहले उसको जो पेपर केस है उसको दांत से तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ग्रीस है, तो सोल्जर जो क्या है वो पहले क्या करेगा, वो अपने दांत से कार्टेज को खोलेगा और उसके बाद उसको अपनी बुलेट में डालेगा और फिर इस तरीके से चलाएगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे जो ग्रीस है, ये कहा गया था, एक अफवाह उड़ी थी, जो ग्रीस है वो है काऊ और पिग के चर्बी से बनी है। और पहले की जो राइफल्स थी उनमें एनिमल ग्रीस डलता ही था। तो ये काऊ और पिग वाला जो बात था, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स उससे लोगों के हर्ट हुए, और ये था इमीडिएट कॉज रिवोल्ट का। अब हम आगे का लेक्चर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।